वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 135 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, यूपीपीसीएस में, और कम से कम इसमें 22 से 24 प्रश्न जो है वो जनरल साइंस के आते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, लेमार्क, हुगो डे व्रिज, इनमें से कोई नहीं। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था डिब्रिज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डिब्रिज ने दिया। लेमार्क ने क्या किया? फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक लिखी, एग्जाम्स में पूछी जाती है। और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, या नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अनुवांशिकता के पिता कहे जाने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑस्ट्रिया। अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी है वो ऑस्ट्रेलिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकता का पिता। तीसरा प्रश्न है दो स्टेटमेंट वाला। जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, और एहरेनबर्ग ने 1829 में इसे जीवाणु नाम दिया था। ठीक है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और वो चीज़ जीवाणु है वो नाम दिया था 1829 में एहरेनबर्ग ने। ठीक है, तो ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी 1683 में, और इसे यह नाम कि ये चीज़ जीवाणु है एहरेनबर्ग ने 1829 में दिया था। जीवाणु यानी बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है जीवाणु में। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दो कथन वाला एक और प्रश्न। विषाणु यानी वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी 1892 में। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। देखिए विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी, और विषाणु की जो प्रकृति होती है वो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है, बिल्कुल ये भी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, और क्लोरोफिल बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, विवग्योर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 दो स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आलू के सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का कारक जीवाणु होता है। बिल्कुल आलू का सैथिल रोग जीवाणु के कारण होता है, सी है इसका आंसर। आलू के सैथिल रोग यानी वाइल्ड डिसीज ऑफ पोटैटो को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का जो कारक है वो है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक एक बैक्टीरिया। इस रोग में पौधे का जो संवहन तंत्र है वो प्रभावित होता है। श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संबद्ध यौगिक है, इंपॉर्टेंट है ये। बताइए लैक्टिक एसिड एटीपी या एडीपी, या तो सी है इसका आंसर या डी है? इसका आंसर है डी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उपरोक्त दोनों, दोनों क्यों? डी में तो एटीपी है ना।
देखिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को अक्सर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग कई सेलुलर कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है और यह जीवन के लिए आवश्यक है। एटीपी का निर्माण कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रिया से होता है, जो हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दो स्टेटमेंट वाला। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण लिवर में विटामिन के की सहायता से होता है, ठीक है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है, यानी रक्त का थक्का। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का जो निर्माण है वो लिवर में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों का जीवन काल याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, 2 से 4 दिन होता है इनका जीवन काल डब्ल्यूबीसी का। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल यानी डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। यह आकार और संरचना में अमीबा के समान होती हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसके विपरीत जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। एग्जाम्स में 100 से 120 दिन या बुक्स में 100 से 120 दिन भी लिखा है, तो वो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। तिलचट्टा या कॉकरोच एक ही बात है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में तो 4 कक्ष होते हैं, स्तनधारी में। पक्षियों में भी 4 होते हैं। यह है आर्थ्रोपोडा। तो कॉकरोच में जो है वो 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। और संघ यानी फाइलम इसका पूछ ले तो आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 10, दो स्टेटमेंट वाला है। चींटी को एक सामाजिक जंतु कहा जाता है। इसमें श्रम विभाजन प्रदर्शित होता है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। चींटी के ऊपर कल भी एक प्रश्न था कि चींटी जो है वो उपभोक्ता और अपघटक दोनों का काम करती है खाद्य श्रृंखला में। तो चींटी जो कि एक सामाजिक जंतु है, श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है चींटी। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन करती है और दीमक एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। 12 प्रश्न है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था? रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसके लिए इनको वर्ष 1930 में चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की 1900 में की थी और 30 वर्ष के बाद 1930 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 13, दो स्टेटमेंट वाला। एमाइलेज स्टार्च या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। जो लाइपेज है वो वसाओं को वसी अम्ल। करेक्ट है दूसरा, करेक्ट है पहला, दोनों के दोनों ये सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, स्टार्च एमाइलेज जो है स्टार्च या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। नंबर 14 पर आ जाए। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर या स्प्लीन? स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। यहाँ उत्तर है लिवर, यकृत।
देखिए हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत यानी लिवर के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जो का मतलब यहाँ क्या है, हेपेरिन प्रोटीन जो है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी के कारण होती है डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है और यह अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इस हार्मोन को शरीर के मुख्य उपचय हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। पैनक्रियाज में भी पैनक्रियाज के जो आइलेट्स हैं उसकी बीटा कोशिकाओं से, ठीक है, अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। तो बीटा से जो निकलता है इंसुलिन, उसको एग्जाम में बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? लेमार्क, डार्विन, मेंडल या कार्ल लैंडस्टीनर? किसकी पुस्तक है ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? देखिए चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन फंजाई जगत के कुछ उदाहरण है? फंजाई यानी कवक, फंगस। मशरूम कवक है, पेनिसिलियम पे बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में, ये भी कवक है। तो 2 और 3 हो गया, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यीस्ट भी तो कवक है और एस्परजिलस भी कवक है। सारे के सारे हो गए, 1 2 3 4, डी है इसका आंसर। देखिए फंजाई या कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एगेरिकस, ये सारे के सारे फंजाई यानी कवक जगत के कुछ उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 3 4 5। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। स्कूल में पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में। जबकि जंतु जगत को उनको संघ में बांटा गया यानी फाइलम में, जैसे कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमंथीज, निमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। इसके एग्जाम्स में एग्जाम्पल को लेकर भी पूछ लेते हैं। ऐसे कोई जानवर का नाम दे देगा, पूछ लेगा यह किस संघ का प्राणी है, मैच वैच करने के लिए पूछ लेगा। जैसे कि कुछ ये एक प्रश्न हो गया, उस तरह से रिलेट करता हुआ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है फाइलम यानी संघ, सूची 2 में है उदाहरण पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमंथीज और निमेटोडा। देखिए फाइलम पोरीफेरा का है स्पंज, सीलेंट्रेटा का है हाइड्रा, प्लेटी हेलमंथीज का है टेप वर्म यानी फीता कृमि और निमेटोडा का है गोल कृमि यानी राउंड वर्म। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। ए का 4, बी का 3, सी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी इसका आंसर हो गया बी। तो स्पंज जो है वो फाइलम पोरीफेरा का है, पोरीफेरा, हाइड्रा, सीलेंट्रेटा का है, फीता कृमि प्लेटी हेलमंथीज का है और गोल कृमि है निमेटोडा का। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जो ऊपर हमने देखे सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है यानी बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनका जो शरीर है वो खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अतः रुधिर वाहिकाओं, जो रुधिर है वो वाहिकाओं में नहीं बहता। इनमें देह गुहा रक्त से भरी होती है आर्थ्रोपोडा की, और इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इस संघ के अगर जंतुओं को हम देखें तो झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, कॉकरोच या तिलचट्टा, शतपाद यानी कनखजूरा इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले कुछ जंतु हैं। तो सारे आर्थ्रोपोडस हैं ये। तो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। धन्यवाद।